हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ओवैस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या अदर कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 टेस्ट सीरीज का सेकेंड एपिसोड है, जिसमें आधुनिक भारत के उपनिवेशवाद के तीनों चरण का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो और बाकी और कुछ बात नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर आप पिछले वीडियो अगर आप मेरे देखे हैं, ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, जिसमें हम क्यों यह टेस्ट सीरीज लाए हैं और इसका क्या मकसद है, ठीक है, वो सारी चीज उस वीडियो में बनाए हैं और उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। तो आगे बात अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करते करते हम बात करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या है कि आज के क्वेश्चन फर्स्ट में है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को कुशासन के आधार पे, ठीक है, कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो सबसे पहले आप कुशासन के आधार पे जो मिलाया है यह किसने मिलाया, ये जानना आपको सबसे पहले ये जरूरी होगा कि यह कुशासन के आधार पे आप डलहौजी के बारे में लॉर्ड डलहौजी जो था उसके बारे में अगर सुने होंगे, तो उन्होंने क्या हुआ था कि जब उन्होंने यह नीति समझ लिया था कि भारत में अब युद्ध के बेसिस पे किसी भी जो प्रांत है उसको अब जीतना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय लोगों में क्या है कि एक क्रांति आ गया है, ठीक है, 1856 यानी 1848 से लेकर के 56 के बीच का यह बात है। तो इस तरह से एक क्रांति आ गया है, जिसमें उन लोगों को समझ में आ गया और अधिक से अधिक पैसा युद्ध के समय खर्च होता है, जिसके लिए क्या है कि यह उसके लिए अच्छा नहीं था, यानी अच्छा साबित नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, दो नीति अपनाया था। एक था कि व्यापगत का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहते हैं, और दूसरा था डॉक्ट्रिन्स ऑफ मिस गवर्नेंस, जिसमें कुशासन के आधार पे। तो कह रहा है कि कुशासन के आधार पे निम्नलिखित में से किसको मिला लिया था, ठीक है। तो अगर आप जाने होंगे कि अवध जो था, अवध एक ही प्रांत था अवध, जिसको 1856 ईस्वी में, ठीक है, 1856 ईस्वी में अवध को मिला लिया था। कौन? लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया। और बात करते हैं कि उस समय अगर जो अवध के जो नवाब था वो कौन था, तो वाजिद अली शाह था, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ लिए आज का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन से सुधार डलहौजी द्वारा किए गए हैं, ठीक है, डलहौजी के द्वारा कौन से जो सुधार है, ठीक है। तो पहला है ऑप्शन क्या, कि इसने नॉन रेगुलेशन सिस्टम लागू किया था, पहला ऑप्शन। दूसरा है क्या, इसने सैन्य मुख्यालय शिमला को बनाया। तीसरा ऑप्शन है, इसने सरकारी सेवाओं में भारतीय लोगों को प्रोत्साहित किया। फूट है ऑप्शन ए 1 और 2, ठीक है। ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 2 और 3। तो अगर आप डलहौजी के बारे में पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं इसका क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि डलहौजी ने कुछ सुधार भी किए थे, ठीक है। तो उस सुधार में जैसे क्या हुआ कि 1854 में शिक्षा में सुधार के लिए वुड डिस्पैच भी लाया था, ठीक है। कुछ पोस्ट ऑफिस एक्ट भी लाए थे, रेलवे उन्होंने चलाया था, ठीक है। और इसी तरह क्या हुआ था कि प्रशासन के क्षेत्र में नॉन रेगुलेशन एक्ट सिस्टम लागू किया था। तो पहला ऑप्शन क्या है, यह सुधार है, प्रशासन के क्षेत्र में नॉन रेगुलेशन सिस्टम लेके आया था। दूसरा क्या है कि इसने सैन्य मुख्यालय जो है शिमला में बनाया था, यह भी सही है, ठीक है। लेकिन इसने सरकारी सेवाओं में भारतीय लोगों को प्रोत्साहित किया, यह बिल्कुल गलत है। वह कभी नहीं चाहा कि भारतीय लोगों को सरकारी सेवाओं में भी शामिल हो, ठीक है, कभी नहीं। तो वो प्रोत्साहित कैसे करेगा। तो इसका ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, केवल 1 और 2 है, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन 3 को हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि कथनों पर विचार करने के लिए एक चीज आपको अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि जब कहे ना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो आप विचार के बाद जस्ट ऑप्शन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ने से पहले इसमें कथन क्या दिया गया है, किस आधार पे कह रहा है विचार करने के लिए, उसको सबसे पहले हम समझना जरूरी होता है। तो कह रहा है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें अपवाह सिद्धांत का सही परिभाषित करते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने अपवाह सिद्धांत का जो कुछ अपवाह मतलब
ब्रिटिश के खिलाफ अपवाह सिद्धांत दिए थे, ठीक है, अपवाह सिद्धांत। तो उस सिद्धांत में दादा भाई नौरोजी ने क्या ऐसी बात कही थी, कुछ बातें कही होंगी, ठीक है। तो उपर्युक्त में से जो भी बातें हैं वह कौन सी बातें हैं जो इसको परिभाषित करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अगर देखेंगे हम कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अगर आप अपवाह सिद्धांत पढ़े होंगे तो इसमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया गया है, इसीलिए ये ऑप्शन सही है मेरा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या है कि देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जाता था। तो ये बात है कि ब्रिटिश ने हम लोगों को यानी भारत में जो संसाधनों का उपयोग किया वह ब्रिटेन के हित में किया था और वहां के जो अधिकारी थे वो अपने हित में किया था, लेकिन यह बात को अपवाह सिद्धांत में नहीं दिया गया है। तो यह अपवाह सिद्धांत में नहीं दिया गया था, इसको परिभाषित नहीं ना किया, तो यानी ब्रिटिश के लिए सही है, ठीक है, लेकिन यह अपवाह सिद्धांत के लिए सही नहीं है। यह उन्होंने अपवाह सिद्धांत में यह बात को जो परिभाषित है नहीं करता है, क्योंकि इसमें बात जिक्र ही नहीं है अपवाह सिद्धांत में। तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीबी बनाया जाता था। ये बात सही है, ठीक है। क्या हुआ कि आप एक बात सुने होंगे कि जब ब्रिटेन में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति के उपरांत वहां जो सस्ते और अच्छे कपड़े का निर्माण शुरू हो गया था, तो वहां से क्या हुआ कि ब्रिटिश जो सामान है वह भारत में आयात किया जाने लगा था और भारत में जो हस्तशिल्प था, कुटीर उद्योग था, उसका क्या हुआ था, वह मतलब बंद हो गया था। बंद होने के कगार पे अधिक से अधिक गरीबी की तरफ लोग जाने लगे थे। लेकिन ये बात सत्य है किसके लिए, ब्रिटिश के लिए, भारत के प्रति, ठीक है। लेकिन यह बात का जिक्र जो है अपवाह सिद्धांत में नहीं है। आप अगर अपवाह सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है अगर वो पढ़े होंगे उसके बारे में, तो यह बात उसमें जिक्र नहीं है। तो यानी इसका आंसर भी क्या होगा, ये थर्ड ऑप्शन गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल एक है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बात और बताना चाहते हैं कि यूपीएससी में जितने भी सिलेबस है, ठीक है, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह उन सभी क्वेश्चनों को क्या है कि हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से सभी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे 2024 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जिसमें हमारा सीसेट का भी क्वेश्चंस इसमें हम इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे एपिसोड के माध्यम से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाली जितनी भी वीडियो होगा आप तक पहले पहुंचेगा और आप इसका देख सकेंगे और समझ सकेंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर आपको किसी तरह के हमें अगर लग रहा है कि हम कुछ गलत है कहीं पे, तो आप जरूर हमें कमेंट करके सलाह दे सकते हैं कि कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, कहाँ पे सही कर रहे हैं, ठीक है। जिससे हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो लेकर आते रहेंगे। इसी तरह क्वेश्चन 4 नंबर हम देखते हैं कि आर्थिक तौर पे क्या कह रहा है, आर्थिक तौर पे 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, ठीक है। यानी 19वीं शताब्दी यानी 1800 से 1899 की बात कह रहा है कि उस समय की बात कह रहा है कि उस समय क्या हुआ था, क्या अंग्रेजी शासन के परिणाम क्या भारत में हुआ था। तो कह रहा है पहला ऑप्शन क्या है कि ए ऑप्शन है कि भारतीय जो हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि हुई थी। तो अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आर्थिक तौर पर तो भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि नहीं हुआ था, ठीक है। आप अगर अच्छे से पढ़े हैं क्योंकि इसमें गिरावट आई थी, है ना, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुका था, अभी ऊपर कुछ देर पहले डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो हस्तशिल्पों की गिरावट आ गई थी, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। उसी तरह बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई थी, ये भी गलत है, ठीक है। अगर ऊपर की डिस्कस अगर अच्छे से ध्यान से सुने होंगे तो। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ठीक है। तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण जरूर किया था, है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि वाणिज्यीकरण करने से जिसकी वजह से क्या हुआ था कि भारत में ऋणग्रस्तता भी भारतीय किसानों को ये झेलना पड़ा था भारतीय कृषि का, इसमें वाणिज्यीकरण करने की वजह से। तो ये हमारा सही है। डी ऑप्शन क्या है कि नगरीय जनसंख्या में तीव्रता हुई थी, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। नगरीय जनसंख्या तो वहां से और क्या है विस्थापित होकर के पलायन करके वह कहाँ चले गए थे, जब हस्तशिल्पों यानी कुटीर उद्योगों का जब पतन हो गया था तो वह ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास करने लगे थे। तो ये भी ऑप्शन गलत है, मेरा ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, ठीक है। उसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए, ठीक है।
तो कह रहा है सुमेलित करने के लिए, तो क्या है, सुमेलित है, सुमेलित है, ठीक है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो पहला ऑप्शन क्या है कि ए जो हमारा है कि 1849 ईस्वी में सतारा का विलय। तो आपको बता दूं कि 1849 नहीं, 1848 ईस्वी में सतारा का विलय किया गया था और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के तहत 1848 ईस्वी में सतारा का विलय कर लिया था, जिसमें यह पहला प्रांत था जिसको व्यापगत सिद्धांत के आधार पे इसको विलय कर लिया था। तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। उसी तरह बी ऑप्शन है, क्या है कि 1858 ईस्वी में पंजाब का विलय किया। तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि पंजाब में क्या हुआ था कि युद्ध करके, ठीक है, जब पंजाब का 1849 ईस्वी में जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध, सिख युद्ध हुआ था, क्या बोल रहे हैं हम, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि पंजाब का हार हुई थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी, विजय। जिसमें क्या हुआ था, कब हुआ था, 1849 ईस्वी में, और उसके तहत पंजाब का यह विलय कर लिया था। तो यह भी हमारा गलत हो गया, 1849 रहना चाहिए था। उसके बाद कह रहा है कि अवध का विलय 1856 में, ये बिल्कुल सही है। ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि 1856 में अवध का विलय किया था, इसको मिस गवर्नेंस यानी कुशासन के आधार पे लॉर्ड डलहौजी ने, ये हमारा सही हो गया। उसके बाद कह रहा है कि डी ऑप्शन 1855 ईस्वी में झांसी का विलय किया था, यह भी हमारा गलत है, क्योंकि इसको भी व्यापगत सिद्धांत के आधार पे 1853 ईस्वी में, ठीक है, कितने में, 1853 ईस्वी में झांसी का विलय कर लिया था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अधिकृत क्षेत्र को बढ़ते हुए कालक्रम में सजाइए। देखिए कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो अधिकृत ये क्षेत्र जो है, जिसपे सभी पे क्या है, लॉर्ड डलहौजी ने कब्जा कर लिया था, जिसको या तो व्यापगत सिद्धांत के आधार पे मिला लिया था या युद्ध करके मिला लिया था। तो कह रहा है कि कालक्रम के आधार पे कह रहा है ना, अधिकृत को बढ़ते कालक्रम के आधार पे। तो सबसे पहले किसको किया, फिर किसको, फिर किसको। तो सबसे पहले अगर हम सिक्किम को देखते हैं तो सिक्किम को 1850 ईस्वी में, ठीक है। दोस्तों एक बात और बता दूं कि यहाँ पे उंगली से लिखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो हम जो बात बोल रहे हैं उसको अच्छे से ध्यान से सुने, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो सिक्किम को क्या हुआ कि युद्ध के आधार पर 1850 ईस्वी में क्या कर लिया था, है ना, 1850 ईस्वी में इसको विलय कर लिया था अपने में। बरार का ऑप्शन सेकंड नंबर 2 देखते हैं कि बरार जो है यहाँ पे लिख ही देते हैं, जिससे क्या होगा आपको समझ में आसानी हो जाएगा जिस टॉपिक को समझना, यानी 1850, ठीक है, 1850 यानी 50 में, है ना। उसी तरह बरार को क्या हुआ कि 1853 ईस्वी में, है ना, 1853 लिख देते हैं यहाँ पे। उसी तरह और यह जो बरार था वह कपास उत्पादक क्षेत्र था, जो निजाम के अंतर्गत आता था, ठीक है। इसको भी मतलब युद्ध करके अपने में मिला लिया था। उसी तरह पंजाब को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के तहत 1849 ईस्वी, इसको 49 में, और लोअर बर्मा को 1852 में, यानी 52 यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया कि 49, 50, 52, 53। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, यानी 3124, 3124 कहाँ है ऑप्शन, है ना, 3142। तो इसका आंसर जो होगा मेरा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सही से मिला सकते हैं तो मिला लें कि 3 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 4 है, 52, फिर जाके 53 आएगा ना। इस तरह से ये मेरा आंसर हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के आधार पर मिलाया था, किन क्षेत्रों को व्यापगत सिद्धांत के आधार पर। तो अभी हम डिस्कस क्या किए हैं कि सिक्किम को युद्ध के आधार पर कर लिया था, ठीक है। तो सिक्किम होगा नहीं, पहले ऑप्शन ये हमारा जो सिक्किम है। उसके बाद संबलपुर हम जानते हैं, ठीक है, संबलपुर को कब 1849 ईस्वी में किया था। उसके बाद नागपुर को 1854 में किया था। उसी तरह सतारा को 1848 में कर लिया था। तो इसमें क्या कह रहा है कि पर मिला लिया निम्नलिखित में किन क्षेत्रों को। तो कूट में क्या दिया गया है, तो कूट में 2 को छोड़ करके 1, 2, 4 होगा, ठीक है, 1, 3, 4 तो 1, 3, 4 किस में है, सी ऑप्शन है। तो मेरा आंसर सी हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है कि 19वीं शताब्दी, ठीक है, में जनसंख्या में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या दबाव पड़ने लगा था। क्यों कारण क्या था। तो वाणिज्यिक फसलों के आगमन के कारण, यह है ना, वाणिज्यिक फसलों के आगमन के कारण आर्थिक रूप से किसान कृषि की ओर आकर्षित होने लगे थे।
तो ये कह रहा है कि जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हुआ था, कहाँ, भूमि पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगा था। तो वाणिज्यिक फसलों के आगमन के कारण ये वाणिज्यिक फसल किसान करना नहीं चाहते थे, ठीक है। और ये भी एक कारण नहीं था। कारण क्या था अभी पता चल जाएगा, उसमें देखेंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। कारण ये था कि जब हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्योग का विनाश होने लगा था, तो जो शहर क्षेत्र में रहते थे जो लोग, जहाँ शिल्प और कुटीर उद्योग चालू पर आधारित थे, मतलब आश्रित थे, ठीक है, उन लोगों का जब यह उद्योग क्या हो गया, का विनाश हो गया, जब इसका पतन हो गया, तो उन्होंने ग्रामीण की ओर पलायन किया। ग्रामीण की ओर पलायन करने का मकसद क्या था कि वहां कृषि के पर आश्रित होना और कृषि पर क्या है, अपना जीवन यापन करना। इसके वजह से क्या हो गया कि भूमि पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगा था। तो हमारा ये जो आंसर होगा ये बी बिल्कुल सही होगा। देख सकते हैं कि हस्तशिल्प तथा ग्रामीण उद्योग के विनाश के कारण जनता कृषि की ओर उन्मुख होने लगी थी। तो ये मेरा आंसर सही है। उसका सी ऑप्शन क्या है कि देशी सरकारों के पतन के परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में कमी आ गई थी। देखो बात है ये सही है, ठीक है, कि देशी सरकारों के पतन के कारण जो हुआ कि परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में कमी आई थी। तो ये जो है ये कारण है, ठीक है, कि लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या का दबाव, ये स्टेटमेंट हमको देखना है, ठीक है। तो वह ज्यादा से ज्यादा जो सरकारी अफसर था वो तो कृषि करेगा नहीं। कौन कृषि, जो मतलब मजदूर थे, मजदूर जो शहर में भी रहते थे, ग्रामीण में भी रहते थे। तो जो शहर में रहते थे वो हस्तशिल्प या ग्रामीण उद्योग पर आश्रित थे। उन्होंने जब आकर के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर आधारित हुआ, जिसकी वजह से वहां जनसंख्या अधिक क्या हुआ कि बढ़ोतरी हुआ था। तो ऑप्शन मेरा ये सी भी गलत है। और उसी तरह सुरक्षा के कारण नगरों की आबादी का ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रव्रजन आरंभ होने लगा, ये भी मेरा गलत है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता के क्रमिक विकास के कारण क्या था। तो ये भी पहला ऑप्शन क्या है कि भूमि जोतों का जो विखंडन हो गया था, ये भी एक कारण है, बिल्कुल सही है। कुटीर उद्योगों का पतन, ये भी एक कारण है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कह रहा है ना, इस चीज को ध्यान रखें, ये भी हमारा सही है, मौद्रीकरण। नकदी फसलों का चलन, ये भी एक सही है। तो हमारा जो आंसर होगा इसका कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी होगा इसका, ठीक है। उसी तरह क्या है कि निम्नलिखित क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो सबसे पहले आपको सबको पता होगा कि देखिए कौन नहीं होगा, हमको पहले ये पता है, ठीक है। अल्बुकर के बारे में पता है, ये पुर्तगाली था जो वास्को डी गामा के आने के बाद ही आया था, तो ये मेरा होगा नहीं। अल्मीडा, ये भी होगा नहीं, ठीक है। ये कह रहा है कि भारत में स्वागत किया गया ना कालीकट में, तो जमोरिन था, ठीक है। उस समय कालीकट के जो राजा था जमोरिन था, शासक जमोरिन था, ठीक है। तो इस तरह हम आज की इस वीडियो में 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ज्यादा होने की वजह से कई सारे व्यूअर्स जो होते हैं वो देख नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को छोटा रखेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में आगे के क्वेश्चन जितने भी है उसको डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा छोटे छोटे वीडियो भी अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों का क्या हो जाएगा, हम लोग अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचेगा और अच्छे से आप इसके जो आप पढ़ाई करते हैं उसके साथ आपको ये डिस्कशन के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर हमें कहीं अगर लगता है कि आपको कहीं सजेशन देने की जरूरत है तो उसको हम मस्ट वेलकम करते हैं कि आप मुझे जरूर सजेस्ट करें, जिससे हम और अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।